चलिए अब मैं आखिरी फिरंगियों का यानी ब्रितानी सरकार का आखिरी शिक्षा नीति है जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। इस समय जो परिदृश्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो रहा है और ब्रिटेन के ऊपर अमेरिका का बहुत दबाव है। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में ये यूरोप की लड़ाई थी, ये रोमन सभ्यता के जो लोग थे उनकी लड़ाई थी। रोमन सभ्यता से ही यूरोप के सारे देश टूट के बने हुए हैं। रोमन सभ्यता पे बहुत गरूर था इन लोगों को, लेकिन इन्होंने देश को ही नहीं तोड़ा बल्कि दुनिया के लिए सबसे गलत काम करने का इन लोगों ने काम किया। आज भी मानवता शर्मसार है हिटलर के कुकर्मों से, और उसके प्रतिक्रिया में जो इन्होंने जापान में मानवता के साथ किया, यानी अणुबम का हमला किया गया। लगातार दो अणुबम जापान के ऊपर, दो शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया। समस्या ये थी कि विश्व युद्ध के समय चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, बहुत ही चतुर, चालाक और बड़ा डिप्लोमेट था। अमेरिका बगल से बच के युद्ध से निकल रहा था, क्योंकि युद्ध प्रत्यक्ष रूप से जर्मनी और उसके साथ देने वाले लोगों के बीच थी। मतलब जर्मनी था, इटली था और इधर जापान एशिया से साथ दे रहा था। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उस खेमे में चले गए आज़ाद हिंद फौज को लेकर। अंत में चूंकि जिस कारण से लड़ाई हिटलर ने शुरू किया था, यहूदियों की प्रताड़ना से, वो कारण मंजूर नहीं था और हिटलर यहूदियों को तो दुश्मन मानता ही था, ब्रिटेन को बनियों का दलाल मानता था। ब्रिटेन बुरी तरह घिर गया था, उसके बुश हाउस पे बम मारा जा रहा था। आइजनहवर अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो युद्ध में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बार बार चर्चिल उससे गिड़गिड़ा रहा था। अंत में इन लोगों ने गलती कर दी, हिटलर ने जापान के प्रधानमंत्री को कह के और पर्ल हार्बर पे बम गिरा दिया जो अमेरिका के हवाले था, और उसी प्रतिक्रिया में अमेरिका ने किया। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका कहता था कि डीकोलोनाइज करो अपने कॉलोनी को, हम सब क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है पराकाष्ठा पे, और मिल बांट के खाने दो, मुझे भी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय करने दो। भारत में महात्मा गांधी बहुत सफल हो रहे थे, इनका आंदोलन 42 का बहुत ही शानदार था। तो कुल मिला के अंग्रेज अपनी बोरिया बिस्तर को बांध रहे थे। तो बांधते बांधते इन्होंने एक बहुत अच्छी शिक्षा नीति सर्जेंट प्लान 1944 की घोषणा की। वाकई में यह एक बेहतरीन शिक्षा नीति है, आज तक की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति है, मुकम्मल शिक्षा नीति रही है, जिस पे आज भी हमारी शिक्षा चलती है। ये प्लान लगभग 15 वर्षों के बाद, हर्टोगो के बाद आया था। फिर से शिक्षा में सुधार करने के लिए सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्ष में यह समिति गठित की गई। बड़ा समिति थी, इसमें 22 सदस्य रखे गए थे और इस समिति को 1944 में केंद्रीय सलाहकार परिषद शिक्षा को जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल था, उसको इसका रिपोर्ट देना था। इसके पूर्व पहली बार राष्ट्रीय नेताओं ने वर्धा योजना पर कार्य किया था, यानी महात्मा गांधी की जो शिक्षा नीति थी, जिसको वर्धा योजना कह लीजिए, बुनियादी शिक्षा कह लीजिए, नई तालीम, ये सब शब्द एक ही हैं, पर्याय हैं। गांधी एक देसी शिक्षा के ऊपर प्रयोग कर रहे थे, बहुत आगे निकल गए थे। वर्धा पे एक अलग चैप्टर अलग से बताऊंगा, क्योंकि उसको मैंने अलग कर लिया, अंग्रेज के साथ अलग कर लिया। क्योंकि वर्धा की सबसे बड़ी समस्या हुई कि गांधी की हत्या से अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा तो शिक्षा को। अगर वर्धा योजना लागू हो जाती अक्षरशः तो बहुत आगे शिक्षा जाती। वैसे भी एक महामानव के मरने से सबको कष्ट हुआ, लेकिन हम जब शिक्षा पे बात कर रहे हैं तो हमारे लिए वर्धा योजना का नहीं लागू होना, चूँकि कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में विश्व युद्ध में बिना कहे इंडिया के घसीटने के सवाल पे मंत्रिमंडल ने रिजाइन कर दिया और वर्धा योजना रुक गई। वर्धा नहीं रुकती, लेकिन वर्धा योजना की खुशबू सर्जेंट योजना में हमको देखने को मिलती है। मतलब इन सारे प्रयासों का प्रभाव था सर्जेंट योजना। अंत में अंग्रेज समझ भी रहे थे तो बड़ा लोक लुभावन
बातें करके चले गए, वो जान रहे थे कि इसको पूरा हिंदुस्तान को करना होगा, उन्हें नहीं करना होगा। अगर यही काम ये 1913 में भी कर दिए होते, वुड डिस्पैच के समय भी कर दिए होते, तो देश का बहुत भला होता। लेकिन चलिए, जो चीज़ जब आना होता है तभी आता है, प्रकृति का यह नियम है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल दे। अब बात करते हैं, इस योजना ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे पहली बार शिक्षा के विकास की बात की। पूरे देश में कहीं ना कहीं यहीं से वो चीज़ें मिलती हैं, उसका जड़ मिलता है, उसका मूल मिलता है कि शिक्षा को एक जैसा पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा होना चाहिए। इसके कुल दर्जन भर अध्याय पूर्व प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय पर समर्पित है। यानी ये शिक्षा नीति 12 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें शिक्षा के किसी भी आयाम को नहीं छोड़ा गया है। यानी सारे शिक्षा के जितने दृष्टि हैं, आयाम हैं, सब पे बात किया गया है। अब मुख्य अनुशंसाएं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्जेंट योजना 1944, नर्सरी स्कूल 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए, नर्सरी विद्यालय सामाजिक अनुभव और समान व्यवहार हेतु मुफ्त प्री प्राइमरी अथवा नर्सरी शिक्षा, ये पहली बार है। और ये चीज़ फिर आज़ादी के बाद विलुप्त हो जाती है। मज़ेदार बात है, कितनी बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद नर्सरी शिक्षा पे कुछ भी नहीं सोचा गया। पहली बार फिर 2020 की शिक्षा नीति में सोचा गया है प्री प्राइमरी नर्सरी के ऊपर, और इसमें भी 2.5 से 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल में एक ढंग के स्पेशली टीचर जो इसी पर्पस के लिए ट्रेंड होंगे, वो आपके डीएलएड और बीएड और जो भी है वो डाइट के टीचर नहीं होंगे। इसके लिए इग्नू में एक कोर्स है जिसको हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत अच्छा कोर्स है। यानी ये महिला समाज सेविकाएँ जो आंगनवाड़ी में काम करती है या आशा वर्कर्स है, उनको ट्रेंड किया जाएगा कि बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके मनोवैज्ञानिक विकास में सहयोग करना, उसके जीवन को सहज बनाना, उसे कैसे स्कूल आना चाहिए, स्कूल एक खेल का मैदान लगे जिसमें आने की खूब इच्छा हो, हंसते बोलते हुए लोग जाए, कैसे लंच करे, कैसे खेले, कैसे हाथ की सफाई करे, कैसे नाक की सफाई करे, कैसे बैठे, कैसे दोस्तों के साथ बात करे, कैसे टीचर से बात करे, क्या मैनर्स होना चाहिए, सारी बात को सिखाने के लिए। तो ये बात नई नहीं है। यानी कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि किसी भी शिक्षा नीति में चीज़ें अच्छी होती चली गई हैं, लेकिन पूरी शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, इसलिए बार बार शिक्षा नीति की ज़रूरत भी पड़ी है। तो ये 2020 की शिक्षा नीति की तरह ही 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए नर्सरी विद्यालय में क्या बोलता है, सामाजिक अनुभव और समान व्यवहार हेतु। ये नहीं शिक्षा हेतु नहीं कह रहा है, सामाजिक अनुभव मतलब सोशल जो एक्सपीरियंस है और जो कॉमन बिहेवियर होना चाहिए। तो यही जीवन के जो 6 वर्ष हैं वो सबसे बहुमूल्य वर्ष है, और उस पर यहाँ पे सोचा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और इसको फ्री किया जाता है। अब चलिए, प्राथमिक विद्यालयों के लिए सर्जेंट योजना। गांधी की बातों को स्वीकारते हुए कनिये मतलब जूनियर, उसको कनिये हिंदी में कहते हैं। कनिये बड़ा अच्छा शब्द है। कन्या भी अपने यहाँ कहा जाता है, नई नवेली दुल्हन को, बहू को। कन्या मतलब कन्या से बना और उसी से कनिये माने छोटा। तो कनिये बुनियादी विद्यालय और बड़िए बुनियादी विश्वविद्यालय की बात की गई। यानी जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल। बेसिक शब्द कहाँ से आया, तो वर्धा शिक्षा योजना से, गांधी की योजना से, जिसके जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वो पूरा बना था। वो तालीम, नई तालीम, उस पर अलग से बताऊंगा। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कनिये बुनिये विद्यालय जूनियर बेसिक स्कूल को अनिवार्य किया गया और छात्र शिक्षक अनुपात 130। वंडरफुल। बताइए तो सही कि आज हम 2022 में खड़े हैं, लगभग 60 वर्ष से ये सपना ढोया जा रहा है, फिर भी हम पूरा नहीं कर रहे हैं। 60 वर्षों से, यहाँ भी, इससे पहले भी, हटोगो आयोग भी कहता है,
मतलब इससे पहले भी कहा जा रहा है कि शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन भी कर रहा है विश्व, लेकिन हम इस पे भी अभी तक नहीं आए हैं। तो जूनियर बेसिक स्कूल 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगा और छात्र शिक्षक अनुपात 3:30। एक शिक्षक के पास 30 बच्चे, जो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि तब एक शिक्षक उसको संभाल पाएगा, वरना वो मछली बाजार हो जाएगा, शिक्षक कुछ भी नहीं कर पाएगा, समय बर्बाद होगा। उसके बाद वरीय बुनियादी विद्यालय सीनियर बेसिक स्कूल 11 से 14 वर्ष के लिए तथा छात्र शिक्षक अनुपात 1:25। कितनी बड़ी बात है। ये दुनिया के बहुत कम विकसित देशों में यह अनुपात है, सभी जगह यह अनुपात नहीं है, यूरोप के कुछ देशों में। यानी बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाता है तो उसे आप ज़्यादा जिज्ञासु हो जाएगा, ज़्यादा समय उस पर लगेगा उसको देखने के लिए, तो 1:25 कर दिया जाए। सही अर्थों में लोग विलाप करते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं या शिक्षा में ये हो गया। अगर शिक्षा की नीति ठोस बन जाए तो कोई हमारे शिक्षा को नहीं रोक सकता, हमारे बच्चों को नहीं रोक सकता है। कनीय बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में और वरीय बुनियादी शिक्षा की भाषा के लिए प्रांतीय सरकार अपना भाषा का चयन करे। बहुत अच्छी। कि जूनियर बेसिक स्कूल मदर टंग में होगा, सीनियर बेसिक स्कूल के लिए अपना राज्य सरकार तय करे। चूँकि शिक्षा अब राज्य का विषय है, केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर रहा। आज भी यही हो रहा है कि राज्य सरकार अपनी भाषा को तय करे। बाह्य परीक्षा की जगह आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था है। बिल्कुल राइट टू एजुकेशन। आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि बाद में हमारे नेता लोगों ने शिक्षा नीति बनाई ही नहीं, इसी में से कट पेस्ट हुआ है। और आप अगर कहीं कट पेस्ट करते हैं तो लोग कहता है कि गुरुजी कट पेस्ट कर रहे हैं। बताइए, ये सारी चीज़ें कि आंतरिक मूल्यांकन की बात 1944 में आती है। कितनी आश्चर्य करने वाली बात है, जिसकी बात आप RTI एक्ट में देखते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन पे ही होना चाहिए। वाकई में आंतरिक मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन से या एक बार परीक्षा लेने से, कंटिन्यू कम्प्रिहेंसिव अगर उसका एग्जामिनेशन होता है, दैनिक मूल्यांकन का होता है, तो आचार व्यवहार नैतिकता सब चीज़ ठीक रहता है। एक बाह्य परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन साल भर के उसके मूल्यांकन को आप ना आंकें और चंद अंकों से उसको अच्छा विद्यार्थी घोषित कर दें और उसके पूरे मतलब हर चीज़ का आप सर्टिफिकेट अच्छा दे दें, ये गलत है। तो ये बात सार्जेंट कहा गया।